हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तूफ़ानी रात। अनया की फैमिली अनया के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। घर का माहौल ऐसा था जैसे मानो क्या ही हो गया। आंधी तूफान आना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इनके रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये नॉर्मल नहीं थी। वहीं आकृति पूजा रूम में बैठी थी और एक टक उसी दिए को देखी जा रही थी। हॉल में अनया की मम्मी, दादी, पापा, दादाजी, प्रिया, रूही बच्ची थी। बैठे बैठे उसको नींद आने लगी थी। अभी तक रात के करीबन 9:30 हो चुके थे। किसी भी तरह से समझाकर रूही को उसके कमरे में भेज दिए जाते हैं ताकि इन सब का असर रूही के दिमाग पे ना पड़े, क्योंकि वो अभी बच्ची थी। उसको किसी भी मैटर में कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि ये जानकारी आकृति को भी नहीं थी, अनया को भी नहीं थी। हाँ, रिया को पता थी। अनया की मम्मी कहती है दादी से, मम्मा जी 9:30 हो गए, टाइम बड़ी तेजी से निकला जा रहा है। क्या क्या ये दिन निकल जाएगी क्या? अगर ये समय निकल गई तो फिर अनया के लिए खतरे और भी बढ़ सकते हैं। अनया की दादी भी बहुत परेशान थी, उसके पापा भी। ऐसी क्या बात थी इनके परिवार में, इतनी बड़ी रिएक्शन दी जा रही थी। ये बारिश, मौसम, ये सब तो प्राकृतिक है, नॉर्मल है, लेकिन इनके रिएक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा था जैसे ये नॉर्मल नहीं है इनके लिए। वहीं पे अनया और रिया बुरी तरह फंसे हुए थे। ना वो आगे जा पा रहे थे, ना वो पीछे जा पा रहे थे। हालत तो इतनी बदतर हो चुकी थी, अब उनकी गाड़ी उन तूफान की वजह से खराब हो चुकी थी, बारिश की वजह से। अब अनया से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है, रिया दी चलो हम घर चलते हैं, पैदल ही चलते हैं ना, गाड़ी में बैठने की क्या ज़रूरत है। कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अब तो देखो सब चले गए, हम यहाँ अकेले फंसे हुए हैं। ये बारिश, लगता है कि आज पूरी रात बारिश होने वाली है। रिया उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और उसकी नज़रें इधर उधर सिर्फ भटक रही थी। उसकी नज़रें एक जगह टिकी नहीं रही थी, जैसे मानो कुछ ऐसा था वो देखने की कोशिश कर रही थी, वो देख नहीं पा रही थी। रिया अनया को बड़ी जोर से पकड़ के रखा था पिछले 2 घंटे से। रिया अनया के हाथों को छोड़ ही नहीं रही थी। अब तो अनया के हाथों में, होता नहीं है, पकड़ मजबूत करने की वजह से रेड पड़ चुके थे और उसके हाथों से इस मौसम में भी पसीने आ रहे थे, लेकिन रिया उसके हाथों को जरा से भी नहीं छोड़ती। कुछ तो हो रहा था वहाँ पे, कुछ तो हो रहा था जो अनया को समझ से बाहर थी, लेकिन रिया को समझ में आ रही थी। रिया क्या करती है, अनया को जो ड्राइवर और पैसेंजर की जो सीट होती है दोनों को अटैच कर देती है। वहाँ पे ऑप्शन होते हैं गाड़ी में, दोनों सीटें एक साथ हो जाती हैं और रिया अनया को और अपने करीब करते हुए उसको कंधे से पकड़ती है और अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, रिलैक्स, शांत हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। पर दी क्यों? मैंने बोला ना, अपनी आंखें बंद कर लो। अपनी बहन की बातें मानते हुए अनया अपनी आंखें जो है बंद कर लेती है। तभी तभी जो है रिया की हाथों में कुछ चमक सी उभरती है। वो क्या थी अब तो ये रिया ही जाने। वो चमक को देखते हुए रिया की आंखों में थोड़े बहुत बदलाव आते हैं। कुछ सेकंड वो चमक को देखती रहती है, उसके बाद जो है वो चमक गायब हो जाती है। उसके बाद अपनी नज़रें उठाकर अपने आसपास विंडो के बाहर देखती है। वहाँ पे काले बादल जैसे मानो हवा में तैर रहे हों। ये देखकर रिया घबरा जाती है। रिया को ही मानो शरीर कांपने लगती है। वो अनया को अपनी बाहों में भरे हुए बस दुआ कर रही थी कुछ तो हेल्प मिले। बार बार गुरुजी का नाम ले रही थी। वहाँ पे मंदिर में बैठी आकृति, उसको कुछ एहसास हो रही थी जैसे मानो कुछ तो है जो अंदर से उसे घबराने पर मजबूर कर रही थी। वो भगवान की तरफ देखती है, उसके बाद जो है अपने आप को कंट्रोल करते हुए वहाँ से उठती है और हॉल में जाती है। और वहाँ पर जाते हुए उसके कानों में ये बात जाती है जहाँ पे दादी माँ और माँ बात कर रहे थे कि अगर आज का ये समय निकल गई तो फिर अनया के लिए खतरे और भी बढ़ सकते हैं। क्या करें हम, किसी भी तरह अनया को घर के अंदर लेकर आनी है। उन दोनों को एक होना ही होगा, वरना बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो सकती है।
ये समय फिर इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली है। उन लोगों को शायद पता लग चुकी है अनया के बारे में। अनया कौन है? वो अपने आप को बचाने के लिए अनया को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सारी बातें जो है आकृति के कानों में चली जाती हैं। आकृति घबरा सी जाती है। क्या मतलब? अनया की मम्मी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो दादी माँ की तरफ देखती हैं। दादी माँ भी घबराई हुई थी और वो पीछे पलट कर देखती है। वहाँ पे आकृति खड़ी थी। आकृति बहुत घबराई हुई थी। वो आती है और आकर मम्मी के हाथ पकड़ती है और कहती है, मम्मी मम्मी प्लीज़, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अंदर से मन बहुत बेचैन है। कुछ तो ऐसा हो रहा है या होने वाला है। मुझे बहुत डर लग रही है। आप लोग क्या बात कर रहे थे कि क्या हुआ उन्हें? कि कौन कौन क्या हुआ है? अनया की मम्मी बहुत घबरा जाती हैं। अनया के पापा दादाजी भी वहीं पर थे। वो क्या ही बोलते। बोलने को तो बहुत कुछ थी, लेकिन शायद ये वक्त सही नहीं था या कुछ और। दादी माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं हुआ है, वो लोग आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। आकृति कहती है, नहीं नहीं, आप लोगों ने जो बात की थी मैंने सुन लिया। अब बताइए क्या हुआ है, क्या होने वाला है? अनया की मम्मी काफ़ी घबराई हुई थी। आकृति बार बार जिद कर रही थी, नहीं आप मुझे बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है। बहुत खुद को कंट्रोल करने के बाद अनया की मम्मी कहती है, अनया की जान को खतरा है। हमसे गलती हो गई जो हमने उसे घर से बाहर जाने दिया। हमें उसे आज किसी भी हाल में घर से बाहर जाने नहीं देनी थी। उसे हमें रोकनी थी। मैंने मुझसे गलती हो गई। मैंने उसे घर से बाहर भेज दिया क्योंकि मुझे पता था, गुरुजी ने बोला था किसी भी हाल में आज अनया को घर से बाहर नहीं भेजनी थी। ये सुनते ही आकृति और भी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती, मम्मी आप कहना क्या चाहती हो, प्लीज़ क्लियर बोलो ना। अनया की मम्मी आकृति का हाथ पकड़ती हैं और उसे सोफे पर बैठाती हैं और खुद भी बैठते हुए कहती हैं, बेटा मुझे माफ़ करना। अनया की जान को खतरा है। आज से ही नहीं, उसके जन्म से पहले से ही, जब उसका जन्म नहीं हुई थी उसके ऊपर वो खतरे पहले से ही मानो उसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आए और उसको ख़त्म करे। आकृति जब ये सुनती है तो मानो शौक लग जाता है उसको। जन्म से पहले किसी को क्या खतरा हो सकती है? जो इस दुनिया में आया ही नहीं है उसके बारे में कौन इतना बुरा सोच सकता है या कुछ और? कि क्या बोल रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। आकृति कहती है। अनया की मम्मी उसको समझाती कहती, बेटा वो वक्त अभी नहीं है कि हम तुम्हें पूरी बात बता सकें। बस इतना जान लो कि तुम उसकी कवच हो। जब तक तुम उसके साथ हो उसे कुछ नहीं होगी। लेकिन डर हमें इस बात की है कि वो अभी हमारे साथ तुम्हारे साथ नहीं है। आकृति काफ़ी घबरा जाती है। तो ठीक ठीक है ना, हाँ हाँ हम चलते हैं ना उनके पास। आकृति की ये बात सुनकर अनया के दादाजी और पापा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में कुछ आकर चली जाती है रिएक्शन। अनया की मम्मी कहती है, बेटा कैसे हम जा सकते हैं, ना उनका फ़ोन लग रहा है, वो कहाँ पर हैं, किसी को कुछ नहीं पता। ये आंधी तूफान जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, ये काले मंडराते बादल जैसे मानो ये जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमारे बच्चे हम तक ना पहुँच पाए, तुम तक ना पहुँच पाए। ये सारी चीज़ें बोलते हुए अनया की मम्मी की आंखों में आंसू थे, दादी माँ की भी आंखों में आंसू थे। आकृति बहुत बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगती है, कहती है, नहीं 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 नहीं, कुछ भी हो जाए मैं उनको लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो बाहर जाने लगती है। तभी उसके पापा, अनया के पापा उठते हैं, उठकर आकृति का हाथ पकड़ते हैं और उसको फिर वापस लाकर यहाँ बैठाते हैं, बेटा संभल कर, देखो ये वक्त होश में काम लेने की है। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं नहीं, आपने बोला, आप लोगों ने बोला उनकी जान को खतरा है, मैं जाऊँगी। आपने बोला ना मैं कवच हूँ, मैं जाऊँगी। ये बोलकर वो फिर से जाने लगती है तो अनया के पापा उसको रोकते हुए कहते हैं, बेटा अभी हमें नहीं पता कि वो किस जगह पर है, कहाँ हम उन्हें ढूंढेंगे, और ये तूफान तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगी। ये जानबूझकर उसे भी रोक रखा है और हमें भी। सही बात थी। बाहर के नज़ारे कुछ और ही थे। जितने भी घर तक आने के रास्ते थे सबको ब्लॉक कर दिया गया था। बारिश की पानी की वजह से थोड़े-थोड़े पानी सड़क पर भी पता नहीं कैसे बट काफ़ी हद तक जमा होना स्टार्ट हो चुकी थी। कई जगह पे तूफान की वजह से पेड़ वगैरह भी गिर चुके थे। ये कह सकते हैं कि गाड़ियों का आने का रास्ता बंद हो चुका था। अनया अनया बहुत बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। रिया तो उससे भी ज़्यादा घबराई हुई थी। आखिर उसकी बहन की ज़िंदगी का सवाल था। रिया को अच्छे से पता था उसे कुछ नहीं होगा।
लेकिन उसकी बहन अभी तक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हालाँकि ये चीज़ रिया की मानना थी। रिया और उसकी फ़ैमिली के यार बच्चे होते ही हैं, माँ-बाप के लिए, बड़े भाई-बहन के लिए, उसके छोटे भाई-बहन, बच्चे जो होते हैं, वो हमेशा कमज़ोर रहते हैं। अगर हम अपने छोटे से ही बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उसी के लिए हम जी रहे हैं, हमारे जीने की आखिरी उम्मीद, हमारा संकल्प, सब कुछ वही है, तो इंसान के घबराना मायने सी बात है। अनाया इतनी भी कमज़ोर नहीं थी। अनाया की रक्षा तो खुद आकृति कर रही थी, उसके साथ ना होकर भी। उसके गले में वो पड़ा धागा, वो कोई भले ही नॉर्मल सी वो धागा थी, लेकिन जैसे ही वो आकृति के हाथों से होते हुए उसके गले में गई थी, तो कह सकते हैं दोनों की कुंडलियाँ आपस में 70% से ज़्यादा जुड़ चुकी थी। अगर आज उनकी मिलन हो जाती तो वो 100% हो जाती, और शायद इसी चीज़ को रोकने के लिए ये सारी घटनाएँ हो रही थी। रिया इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही थी, लेकिन क्या करे, रक्षक जो है उसकी अपनी बहन की, तभी जो है कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो अनाया तो नहीं देख पाती क्योंकि उसकी आँखें बंद थी, लेकिन रिया की आँखों में बहुत सारी बदलाव आती हैं। रिया के कंधे के पीछे, जो कि गले से नीचे कपड़े से ढकी हुई थी, उस जगह पर कुछ रोशनी उभरती है और रिया और अनाया को कवर कर लेती है। वहीं घर में आकृति की घबराहट को देखकर, उसकी बेचैनी को देखकर सभी परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत। तभी दादाजी को कुछ याद आता है। गुरुजी ने उन्हें कुछ और भी चीज़ें दी थी जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। वो कमरे में जाते हैं, कमरे में जाने के बाद वही चीज़ जहाँ पे वो रखे हुए थे वहाँ जाते हैं, उठाते हैं, उठाकर उसको खोल कर देखते हैं। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। उसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो कमरे से बाहर आते हैं और आते हुए आकृति का हाथों में वो चीज़ रखते हुए कहते हैं, अब अनया को अनया की जान बचानी है तो तुम्हें ये करनी होगी। आकृति चौंक जाती है और अपने हाथ पे रखी हुई चीज़ को देखते हुए कहती है, दादाजी ये क्या क्या है? बेटा ये गुरुजी ने दे रखा है। उन्होंने बोला था कि मुश्किल हालात जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए और अनया की जान पे खतरे मंडराने लगे तो तुम्हें ये चीज़ करनी होगी। आकृति वो चीज़ को देखती है और उसे खोलती है। वहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हुई थी, उसे पढ़ती है और कहती है, दादाजी ये तो, हाँ बेटा जाओ भगवान से दुआ करो। आकृति उस लिखी हुई लाइनों को बार बार देखती है, तभी उसको कुछ याद आता है। उसकी आंखों में घबराहट नजर आने लगती है। वो तुरंत उठती है, उठकर अपने कमरे में जाती है, वहाँ से अपना मोबाइल उठाती है और डायरेक्ट किसी को कॉल करती है। इत्तेफाक की बात ये थी कि इतने मुश्किल हालात में भी पता नहीं कैसे आकृति का फ़ोन रिंग होना, आई मीन जिसे वो फ़ोन करती है वह फ़ोन लग जाती है। और यहाँ पे पूरे घर वाले, वहाँ पे रिया, अनाया बार बार फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन किसी का फ़ोन नहीं लगता सिवाय आकृति ने जिसे कॉल किया था उसके अलावा। वहाँ से फ़ोन रिसीव की जाती है और वहाँ से कुछ कहा जाता है। आकृति कहती है, ये क्या क्या आपने जो बोला था वो सच है? वहाँ से कोई हंसते हुए कहता है, बेटा ये भाग्य का खेल है, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था, तुम एक रक्षक हो। हालांकि डायरेक्टली नहीं, बट तुम हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था जब तुम्हारी कुंडली बनाई गई थी, तुम्हारे माता पिता को भी बताया था, लेकिन उन्होंने ज़रा भी विश्वास नहीं किया। जब तुम्हारी तबीयत बिगड़ने लगी तब भी मैंने बताया था। मतलब ये जो हो रही है वो सब, हाँ ये जो हो रही है वो सब सच है। अगर तुम्हें उसको बचानी है तो तुम्हें जो दिए गए हैं मंत्र उसका जाप करो। हाँ आपको कैसे मालूम कि मुझे कुछ मंत्र दिए गए हैं? तो वो हंसते हुए कहती हैं, ये सब ऊपर वाले की खेल है, तकदीर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक रक्षक है। इस दुनिया में उसे उन लोगों की चीखों का बदला लेने के लिए भेजी गई है जिनकी आत्मा उसके कैद में है, जिन्हें मुक्ति चाहिए, जिन्हें मोक्ष चाहिए, अपना बदला चाहिए। जो कई सालों से उसके कैद में है, उनकी जान बचानी है। कई लोगों को जिंदा उसने कैद कर रखा है। उन सब की चीखें उसे अपने पास बुलाएंगी और वो जाएगी, उसकी किस्मत है वो जाएगी और तुम्हें उसे उसका कवच बननी है, उसकी ढाल बननी है। और तुम्हें अपनी, ये तुम्हारी तकदीर है, कवच बननी है, ये तुम्हारी तकदीर है, तुम्हें बननी है, उसके लिए जीनी है। कल को अगर उसकी जान खतरे में पड़ेगी तो तुम्हें आगे बढ़कर उसकी ढाल भी बननी है, ये तुम्हारी तकदीर है। आकृति
सारी बातें सुनी थी, लेकिन अभी भी उसके अंदर बेहद ही ज़्यादा घबराहट थी अनया को लेकर। तो कहती है, ठीक है, क्या क्या करनी है मुझे? अभी फ़िलहाल तो तुम्हें वही करनी है जो तुम्हें कही गई है, बाद में बात हम करेंगे। ये बोलकर उधर से फ़ोन कट कर दिया जाता है। आकृति उस कागज़ के टुकड़े को अभी भी देखती है और देखते हुए वो कमरे से बाहर आती है, सबकी तरफ देखती है और मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ जाती है और काफ़ी अच्छे से पैरों को मोड़कर बैठ जाती है और बैठते हुए अपनी आँखें बंद करती है और पहले अपने आराध्य को याद करती है और याद करते हुए फिर उसी सेम लाइन को दोहराना स्टार्ट करती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब जैसे-जैसे वो लाइनें दोहराई जाती हैं बार-बार, वैसे-वैसे जैसे मानो कुछ अलग ही घटना होना स्टार्ट हो जाती है। हवा, तूफ़ान और भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। खिड़की, दरवाजे जो बंद थे, वो जैसे मानो कोई धक्का दे रहा हो या कोई खोलने की कोशिश कर रहा हो, साँय-साँय की आवाज़ें। सभी घरवाले बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ पे रिया और अनया, रिया तो और भी ज़्यादा घबरा जाती है, अब तो गाड़ी भी हिलने लगी थी। लेकिन आकृति इतने ज़्यादा ध्यान-मग्न हो चुकी थी, पूरी तरह से डूब चुकी थी उस चीज़ में। वो अपनी लाइनें दोहराना रुकती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो रुकती नहीं है। करीबन ये लगातार 10 मिनट तक चलती है। 10 मिनट बाद धीरे-धीरे करके मौसम में बदलाव आना स्टार्ट हो जाती है। तूफ़ान धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, बारिश भी कम होने लगती है। या यूँ कहें कि बस कंट्रोल की जा रही थी सारी चीज़ों को। ऊपर वाले भी शायद मेहरबान हो रहे थे। लेकिन यहाँ से अनया और रिया की सफ़र अकेले ही तय करनी थी, क्योंकि रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके थे। एक सुनसान सी जगह, जहाँ आस-पास कोई नज़र तक नहीं आ रहा था। रिया इस चीज़ को देखती है, तभी उसका फ़ोन जो है रिंग करना स्टार्ट करता है। वो अपने मोबाइल की तरफ देखती है, फिर अनया को देखती है। अनया भी अपनी आँखें खोलती है। उसमें घर से फ़ोन आ रही थी। दादाजी कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अनया के हाथों को छोड़ना मत और धीरे-धीरे करके वहाँ से निकलो। रिया हाँ में सिर हिलाती है और दादाजी ये मौसम मौसम उसको हम घर आकर वक़्त तुम घर आओ, हम बात करेंगे। जी, जी दादाजी, पर याद रहे किसी भी हाल में अनया के हाथ नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जी, जी दादाजी। रिया क्या करती है, वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई थी, वो देखती है। वहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे जैसे कि किसी को बाँधा जा सके। तो क्या करती है, वो अपना एक ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, उसको निकालती है, फिर अपना शर्ट निकालती है। अनया ये दिखती है तो अपनी नज़रें हटाते हुए कहती है, दी आप क्या कर रहे हो? 1 मिनट चुप रहो। वो अपना शर्ट निकालती है, शर्ट निकालने के बाद उसके बाद वो जैकेट फिर से पहन के अपना चैन ऊपर तक कर लेती है। उसके बाद जो उस शर्ट से दोनों के हाथों को काफ़ी ही मजबूती से अनया की मदद से बाँध लेती है और बाँधने के बाद कहती है, चलो ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे। गाड़ी से पहले रिया निकलती है, फिर अनया। अनया ये सिर्फ देख रही थी, रिया कर क्या रही है, उसको बाँध दिया था। दोनों बहनें एक दूसरे को हाथ को थामे आगे बढ़ रही थी। पानी लगभग घुटने तक आ चुके थे सड़क पर। कितनी बड़ी अजीब-सी बात थी। सड़क पे कई पेड़ गिरे हुए थे और इतना माहौल मतलब डरावना बना रहा था कि क्या ही कहा जाए। रात को लगभग 11 बजने वाले थे या बज चुके थे, टाइम भी इन्हें पता नहीं थी। टाइम पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। धीरे-धीरे दोनों बहनें हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी से निकलने के बाद कुछ ही कदम चले थे, वो हवा, वो तूफ़ान फिर से स्टार्ट हो चुकी थी और दोनों बहनों को अलग-अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रिया ने बड़ी ही मजबूती के साथ अनया के हाथों को पकड़ रखा था और उसने और भी करीब करते हुए अनया को और भी अपने करीब करते हुए कहती है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम्हें मुझसे दूर नहीं जानी है, मुझे कस के पकड़ लो। अनया जो है रिया को देखती हुई थी, लेकिन दी ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रही है। रिया कहती है, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगी, चलो घर चलते हैं। धीरे-धीरे जो है आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और हवा तूफ़ान अपने ही उफान पर थी एक बार फिर से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होती है, जो अनाया के गले में जो धागा थी, उसकी रोशनी और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। अनाया की भी नज़र उस पर जाती है, वो चौंक जाती है और कहती है, दी, ये कैसे? रिया भी दिखती है और कहती है, कुछ नहीं, तुम चलो, हम घर जाके बात करेंगे। और उस रोशनी के कारण ये लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे वो तूफ़ान तो चल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो तूफ़ान कटती जा रही थी। इनके रास्ते में वो तूफ़ान चाह कर भी नहीं आ पा रही थी। वहाँ पे आकृति अपनी चीज़ों में लगी हुई थी, वो रुकती नहीं है, बस लगी हुई थी। घर के आस-पास का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं था।
लेकिन इनकी रास्ते का माहौल धीरे-धीरे शांत हो रहा था जैसे-जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे। अनया कहती थी, अगर इस धागे की वजह से हम लोग घर पहुँच रहे हैं और सारी ये प्रॉब्लम, ये तूफ़ान कम हो रही है, तो हम लोग पहले भी निकल सकते थे ना। रिया कहती है, अनया चुप हो जाओ, हम घर जाके बात करेंगे। पर दी मुझे बात करनी है। अनया, बच्चा मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा सवाल है, हम घर जाके बात करेंगे। प्लीज़, प्लीज़ बच्चा। अनया हाँ में सिलाती है। रिया की आँखों के सामने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थीं, जिसे वो खुली आँखों से देख पा रही थी और डर भी रही थी, उसकी आँखों में डर साफ नज़र आ रही थी। लेकिन वो अनया को सँभालते हुए वो आगे बढ़ रही थी। रिया डरते-डरते आगे बढ़ रहे थे। करीबन इनको घर तक जाने में, ये लोग घर से लगभग 300 मीटर के आसपास थे, लेकिन घर जाने में इन्हें कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। घर में पूरा परिवार बहुत परेशान था। रिया ने मोबाइल भी गाड़ी में छोड़ दिया था या भूल गई थी लेना। लोग फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन बज रहे हैं, लेकिन कौन रिसीव करता? कोई तो था ही नहीं वहाँ पे। घर के लोग बहुत परेशान हो चुके थे और दादी माँ, दादाजी, मम्मी वो तो और भी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि समय इतना तेज़ी से निकल रहा था कि क्या ही कहें। इनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गई थी, ये रात, ये समय निकलने में। तभी जो है दरवाजे पे दस्तक होती है। अनया की मम्मी घबरा सी जाती हैं, वो डर जाती हैं। अनया की दादी भी घबरा जाती हैं। पूरा माहौल इस कदर, मतलब इतनी शांत माहौल में वो दस्तक इतनी डरावनी लग रही थी कि क्या ही कहें। वहाँ पे आकृति अपनी चीज़ों में लगी हुई थी, वहाँ से वो हिलती तक नहीं है और वो इतनी हद तक डूब चुकी थी उस चीज़ में। अब उसको ज़रा भी ये दिमाग में ये चीज़ नहीं था कि अनया कैसी है, कैसी नहीं है, या मैं कहाँ हूँ या क्या कर रही हूँ, पूरी तरह से डूब चुकी थी उस चीज़ में। तभी जो है बाहर से आवाज़ आती है, मम्मी दरवाज़ा खोलिए। रिया की आवाज़ सुनते ही अनया की मम्मी खड़ी हो जाती है। उनकी आँखों में आँसू, बहुत ही ज़्यादा आँसू थे। वो दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाती हैं, लेकिन उनके पापा जो थे, अनया के पापा, उनके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, 1 मिनट। अनया की मम्मी कहती हैं, आप क्या बोल रहे हो आप? हमारे बच्चे आ गए हैं। तभी अनया के पापा कहते हैं, नहीं 1 मिनट रुक जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और हो। मन में शंका थी, इतने कुछ घटना घट रही थी, तो शक होना तो लाज़मी बात है। तभी फिर से आवाज़ आती है, मम्मी दरवाज़ा खोलो, अनया को चोट लगी है, जल्दी करो ना। जब चोट लगने की बात सभी सुनते हैं तो घबरा से जाते हैं और पापा खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलते हैं और अनया और रिया को देखते हैं। रिया की बाहों में अनया, उसे कई जगहों पे चोट लगी थी, उसके गले में, सिर पर और हाथों में भी कई जगह पर। उसकी हालत थोड़ी-सी ख़राब थी। जल्दी से उसके पापा उसके हाथों को पकड़ते हैं और अंदर लेकर आते हैं। रिया भी अंदर आती है, दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। अंदर आने के बाद दोनों बच्चों को सोफ़े पे बैठाए जाते हैं और दादाजी कहते हैं, रिया ये सब कैसे हुआ? रिया कुछ कहती उससे पहले ही अनया खड़ी होती है और दादी के पास जाती है और जाकर उनके पैरों के नीचे, मतलब पैरों के पास बैठ जाती है और अपना सिर उनके गोद में रखते हुए कहती है, दादी क्या हो रहा है ये सब? आपको पता है मैं कितना डर गई थी? जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हो। दादी माँ कहती है, क्या मतलब? दादी, जब हम कार से बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे थे, कुछ कदम चलने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहा है, जो मुझे दी के हाथों में जो पकड़ मजबूत हो रही थी, उसमें खिंचाव में मजबूत होने लगी, खिंचाव फ़ील होने लगी थी। मेरे कपड़े जैसे मानो कोई पकड़ के मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है। किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया, मैं गिर गई और मेरे साथ दी भी गिर गई। जब मैं पीछे देखी तो वहाँ कोई नहीं था, बस मुझे डर सी लग रही थी दादी। कई बार मुझे ऐसा फ़ील हुआ, पता नहीं ये मेरी मन की भ्रम है या कुछ और, मुझे नहीं पता। तो क्या ये चोट? हाँ दादी, मैं 3 बार गिर गई थी और तीनों बार मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया है। मेरी वजह से दी को भी चोट लग गई। अभी भी उसके हाथ में वो शर्ट बंधी हुई थी, हालाँकि रिया ने अपने हाथ निकाल चुकी थी। घर के अंदर आते ही वो शर्ट को निकालती है, कहती है, दी ने मेरे हाथ को अपने हाथ से बाँध दिया था और यही कारण था कि मेरे साथ-साथ वो भी गिर गई थी और उन्हें भी चोट लगी। दादी माँ उसको समझाती है, कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये तुम्हारा भ्रम हो सकता है। हाँ दादी, मैं भी यही सोची कि भ्रम हो सकता है, लेकिन दादी 3-3 बार कैसे हो सकता है दादी?
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कोई मेरे पास से होकर गया, जैसे कोई हँस रहा हो, मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था दादी। दादी माँ ये सारी बातें सुनती हैं, उन्हें अंदर से बहुत घबराहट फ़ील हो रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मम्मी की आँखों में आँसू थे, पापा, दादा भी बहुत घबरा गए थे। सबको बहुत डर लग रही थी। लेकिन फिर भी दादी माँ उसको बड़े ही प्यार से समझाती हैं, बेटा होता है, आंधी तूफान आई हुई थी, इस बारिश के मौसम में अकेले सड़क पे चलना ऐसा फ़ील होता है। आप घबराओ मत, अब तो आप घर आ गए हो ना, जाओ जाके फ्रेश हो लो। लेकिन अनया वहाँ से जाना ही नहीं चाहती थी। सबके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहे थे। दादी माँ कहती हैं, आकृति को बुलाओ। अनया की मम्मी को ध्यान आता है आकृति तो मंदिर में है। वो जाती हैं तो देखती हैं आकृति पूरी तरह से मग्न हो चुकी थी अपने काम में, जो उसको काम दी गई थी। अनया की मम्मी आकृति के पास जाती है और जाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखती हैं। आकृति बेटा, अनया वापस आ गई। ये बात अनया के कान में जाती है, सॉरी आकृति के कान में जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है और अनया की मम्मी की तरफ देखती है और कहती है, क्या बोला आपने? अनया, रिया घर आ गया। ये सुनते ही आकृति की आंखों में आंसू। वो सामने देखती है और भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए वहाँ से खड़ी होती है और हॉल में आती है। हॉल में आते ही अनया की हालत देखकर वो घबरा सी जाती है और उसके पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ आपको? ये चोट 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 कैसे लगी? अनया जब आकृति को देखती है तो आकृति बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वो इस वक्त एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जी हाँ, आज इन दोनों की फर्स्ट नाइट थी। माँ ने दोनों की फर्स्ट नाइट के लिए बहुत सारी तैयारियां घर में करवाई गई थी। पार्लर से कुछ लोग भी आए थे आकृति को तैयार करने के लिए। वो सभी अपने काम करके चले गए थे, लेकिन अनया का घर वापस नहीं लौटने की वजह से घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। सबके मन में डर, टेंशन का माहौल बन चुका था। आकृति ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। वो बिल्कुल एक मरून कलर की साड़ी में और पूरे श्रृंगार के साथ तैयार होकर अनया की इंतज़ार कर रही थी। अनया उसको देखते ही उसमें खो सी जाती है। अनया बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से आकृति को देख रही थी। आकृति बार बार पूछ रही थी, क्या हुआ आपको? ये कैसे चोट लग गई? क्या हो गया? दादी माँ, माँ, पापा, दादाजी सब आकृति को देख रहे थे, उसके घबराए हुए चेहरे को देख रहे थे। अनया कहती है, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, गिर गई थी। गिर गई थी? रिया की तरफ देखती है थोड़ी गुस्से भरी नज़रों से, क्योंकि आकृति को अभी तक पता नहीं थी कि रिया अनया की असली मतलब अपनी बहन है। वो नहीं जानती थी। उसको लगता था कि एक बॉडीगार्ड है, तो वही उसको पता था। तो कहती, आप तो इनकी बॉडीगार्ड हो ना, कि आपको ध्यान नहीं देनी थी कितनी चोट लगी है इनको? मतलब और भी बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन दादी माँ ने रोक लिया था और रिया अपना सिर झुका लेती है। उसको बुरा भी लगती है, यार कैसे नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी वो अच्छे से जानती थी कि आकृति को तो पता ही नहीं है उसके बारे में। दादी माँ कहती है, बेटा परेशान क्यों होती हो, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, जाओ इसको जाकर अच्छे से चेंज करवा दो। आकृति हाँ में सिर लाती है, उसको लेकर कमरे में जाती है। अनया के ही कमरे में जाते हैं। अनया के कमरे को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किए गए थे। अनया जब कमरे को देखती है तो उसे बहुत ही अंदर से अफसोस वाली फीलिंग आती है। काश काश कि वो घर से बाहर नहीं गई होती। काश काश की आज घर पर ही रह जाती, कितना अच्छा होता। आकृति उसको लेकर जो है वॉशरूम जाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह करवाती है। दोनों के बीच में थोड़ी सी अजीब हो रही थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था दोनों एक दूसरे को मतलब इस तरह से, और उसको फ्रेश करवाने के लिए उसके जो है टी शर्ट को शाइट मतलब निकाल के, क्योंकि पूरी तरह से भीग चुकी थी, तो उसको निकालती है। अपनी नज़रें जो है झुका लेती है और झुकाते हुए उसको फ्रेश वगैरह करवा कर लेकर आती है, कबर्ड से कपड़े निकालती है और उसको देती है कि लीजिए पहन लीजिए। अब अनया के हाथों में चोट लगी थी, उसको दर्द हो रही थी, तो फिर भी वो लेती है, लेकर पहनने की कोशिश करती है। हाँ, एक साइड में तो अच्छे से पहन लेती है, लेकिन दूसरे साइड में जिस हाथ में चोट लगी थी उसको पहनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आकृति नज़रें तो झुकी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसी पर ध्यान थी। हल्की सी अपनी नज़रें उठाती है, उसको देखती है और फिर अपनी नज़रें झुकाते हुए आगे बढ़कर उसकी हेल्प करती है। अब वहीं हॉल में पूरा परिवार टेंशन में था।
सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। समय भी बहुत तेज़ी से निकल रहा है। अभी फ़िलहाल रात के 1:30 बज चुके थे। अब अनाया की मम्मी कहती है, अब क्या करें? अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है और अनाया की ये हालत। दादाजी कहते हैं, क्या कर सकते हैं? दादी माँ कहती है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर ये समय निकल गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन्हें पता चल चुकी है, आज की इस घटना ने ये कन्फर्म कर दिया है कि उन्हें अनया के बारे में खबर लग चुकी है। अगर अनया को कुछ हुआ तो हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो सकता है। बर्बाद हो सकता ही नहीं है, हो जाएगा। अनया ही हमारी एक आखिरी उम्मीद बची है, उसे कुछ नहीं होनी चाहिए। अनया की मम्मी कहती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब तो टाइम भी नहीं बची है। देख लीजिए, 3 बजने में बस कुछ ही घंटे रह गए हैं। दादी माँ कहती हैं, कुछ घंटे हैं अभी हमारे पास, कुछ घंटे हैं, हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अनया की मम्मी कहती है, लेकिन माँ जी, आपको भी पता है अनया को चोट लगी है और मुझे नहीं लगता है कि वो आगे कुछ कहती। तभी उसके पापा जो है रोकते हुए कहते हैं, आप लोग शांत हो जाइए, हम गुरुजी से बात करेंगे कल, अभी आप लोग आराम कीजिए। दादी माँ कहती है, बिल्कुल भी नहीं, गुरुजी ने पहले ही बोल रखा है, अगर आज का ये टाइम निकल गया तो फिर ये मुहूर्त निकल गई तो अनया की जान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं ना, एक मामूली सी एहसास उसको इस हालत तक लेकर आई है। वो कितनी डरी हुई थी। और ऐसे ही अगर रोज़ होने लगा तो फिर क्या होगा? और आप लोग अच्छे से जानते हैं, उन्हें खबर लग चुकी है। अब वो अनया की हर वक्त पीछा करेंगे, हर रात तो उसके ऊपर भारी पड़ेगी। और कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पोती को खोना नहीं चाहती। भले ही हमारे परिवार के साथ क्या हुआ, क्या होगा, क्या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती। दादी माँ की काफ़ी सख्त लहजे थे। सभी वहाँ पे चुप से हो जाते हैं। अनया उनकी लाडली पोती थी और उनकी आखिरी उम्मीद भी अपनी फैमिली को, अपने खानदान को, अपने लोगों को बचाने की। दादी माँ आगे कहती हैं, सालों सालों बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन हमें अब तक न चैन सुकून कुछ नहीं मिलता है। हर वक्त अंदर दिल में डर सी बंधी रहती है कि कब क्या हो जाए। भूल गए रिया को हम लोग किस हालत में बचाए थे, किस तरह से बचाए थे। रिया के बाद अनया, अनया के जन्म होते ही किस तरह का रिएक्शन हुआ था उसके ऊपर, किस तरह से उसकी आंखें चेंज हुई थी, आप सब भूल गए। ये दिन याद करते ही सबके जैसे मानो रूह कांप जाते हैं। तो पापा कहते हैं, पर हम क्या करें अब, उसको बहुत चोट लगी है और हमें नहीं लगता कि वो आगे बढ़ पाएगी। दादी माँ कहती है, बढ़ेगी, अगर वो नहीं बढ़ेगी तो हम उसे मजबूर कर देंगे, उसे बढ़ना ही होगा और आज का ये रात उसे कंप्लीट करनी ही होगी, कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे वो सब करनी होगी खुद के लिए, खुद की जान बचाने के लिए। दादी माँ की बातें सुनकर माँ कहती हैं, माँ जी आपको भी पता है उसे कुछ नहीं पता। अगर उसे जब पता ही नहीं है तो वो कैसे समझेगी? अगर उसे पता भी होगी ना तो मुझे नहीं लगता है कि आकृति उसको इस हालत में। दादी माँ थोड़ी-सी चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं बातें करते-करते। वो कुछ समझाना चाहती हैं लेकिन ये लोग समझना ही नहीं चाहते थे। वो कहती हैं, एक काम करो बहू, अनया को चोट लगी है ना, जाओ जाके हल्दी वाले दूध लेकर आओ। सभी वहाँ पे थोड़ा चौंक जाते हैं, मतलब इस हालत में इस तरह का टोन चेंज हो जाना अचानक। तो अनया, लेकिन माँ जी आप, मैंने बोला ना जाकर दूध लेकर आओ। अनया की मम्मी क्या कहती हैं, वो चुपचाप किचन में चली जाती हैं, वहाँ से हल्दी वाला दूध बनाती हैं और बनाने के बाद लेकर आती हैं। लेकर आने के बाद जो है, दादी माँ वहीं पे बैठी थी और कहती हैं, दूध यहाँ रखो। जी, मेरे कमरे में जाओ और बेड साइड वाले कबर्ड में, वहाँ पे मेरे बेड के नीचे चाबी है, वहाँ से खोलो और खोल कर वहाँ पे 3 शीशियाँ रखी हुई हैं, जो सबसे छोटी होगी उसको लेकर आओ। अनया की मम्मी जाती हैं, वहाँ पे जाकर कबर्ड से वो शीशियाँ दिखती हैं, वहाँ पे छोटी सी लगभग 2 इंच की शीशी रखी हुई थी, वो लेकर आती हैं। दादी माँ वो शीशी को लेती हैं और कहती हैं, माफ़ करना बेटा, हमें ये करना पड़ रहा है, हम जानते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम मजबूर हैं आपके लिए, अपने परिवार के लिए, उन लोगों के लिए, उन लोगों की चीखों के लिए जो तड़प तड़प कर मरते वक्त भी उन लोगों ने हमसे वादा लिया था, उनके परिवार को, उन्हें आने वाले वंशज को बचानी है हमें, जो उनकी कैद में है, और वो सिर्फ आप कर सकते हो और आपको ये करनी होगी। हमें पता है कि आप दर्द में हो, तकलीफ में हो, लेकिन आपको ये करनी ही होगी। दादी माँ की बातें सुनकर सभी जो है चौंक जाते हैं। उनके हाथों में वो शीशी देखते हुए अनया के पापा कहते हैं, ये क्या है?
अनाया के दादाजी समझ जाते हैं कि ये क्या है। अनाया की दादी कहती हैं, ये जो भी है अनाया को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो चीज़ को ना करे तो खुद अंदर से तड़पेगी और उसकी तड़प ही उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगी और वो चाहकर भी खुद को नहीं रोकेगी। लेकिन उसको वो चोट, वो दर्द, कोई बात नहीं, आगे की चीज़ों को अच्छी करने के लिए, समय को सही करने के लिए थोड़ी बहुत दर्द तकलीफ सहनी पड़ती है। ये कहते हुए दादी माँ बिना वक्त गवाए उस शीशी में से 4 बूंद उस दूध में मिक्स कर देती हैं। चम्मच से अच्छे से उसको हिलाने के बाद वो अनाया की मम्मी की तरफ बढ़ा देती हैं और कहती हैं, ले जाओ इसे कमरे में, याद रहे अनाया इसे पीनी ही चाहिए। अनाया की मम्मी हाँ में सिर हिलाती हैं। उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, माँ है ना, पर क्या कर सकते हैं। अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी का सवाल नहीं होती तो ये कदम नहीं उठाते। वहाँ पे रिया खड़ी थी और रिया को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। वो कहती है, काश काश कि अनाया की जगह वो मैं होती तो कितना अच्छा होता। मेरी बहन इतनी मुश्किलों में नहीं फंसती, ना जाने आगे क्या होगा। दादाजी कहते हैं, बेटा परेशान मत हो, जाओ जाके कपड़े चेंज कर लो। अगर कुछ सोच कर ही ऊपर वाले ने अनाया को इस दुनिया में भेजा है, शायद इस दुनिया को शांति और उन लोगों से आज़ादी दिलाने के लिए जो उनके कैद में है। सभी जो है अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। दादी माँ से बहुत सवाल करनी थी, लेकिन दादी माँ सबसे बात करने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, मैं अब कुछ और नहीं सुनना चाहती। एक बात और, कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक भी खिड़की दरवाज़ा नहीं खुलनी चाहिए। और हाँ, अपना अपना ध्यान रखना। दादाजी भी कहते हैं, हम एक काम करते हैं ना, हम यहीं पे रुकते हैं। तो पापा कहते हैं, नहीं, आप दोनों जाओ अपने कमरे में, मैं यहाँ पर हूँ। रिया भी कहती है, हाँ आप जाइए, मैं यहाँ पर हूँ। प्रिया ये सारी चीज़ें बैठकर चुपचाप देख रही थी। प्रिया पर किसी की नज़रें नहीं गई थी। प्रिया की नज़रें भी कुछ और कह रही थी। वो अनाया को उस हालत में देखकर उसकी नज़रों में काफ़ी हद तक बदलाव आ चुके थे। रिया की नज़र जब प्रिया पे जाती है तो वो जाती है प्रिया के पास, उसके सिर पर अपना हाथ रखती है और अपनी आंखें बंद करती है और ना जाने वो क्या बोलती है अपने मन में। प्रिया की नज़रें एकदम शांत सी हो जाती हैं। वो अपनी नज़रें उठाती है, रिया को देखती है। रिया हल्की स्माइल के साथ प्रिया को देखती है और कहती है, क्या हुआ, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हो? प्रिया रिया को देखते हुए कहती, तुम्हें अच्छे से पता है। हाँ मुझे अच्छे से पता है, लेकिन ये गुस्सा, ये ताकत छुपा के रखने में ही भलाई है। फ़िलहाल के लिए हमें दिमाग से काम लेनी है। इन सारी चीज़ों में दिल काम नहीं आती, थोड़ी चीज़ें दिमाग से सोचनी पड़ती है। तुम्हें भी पता है अब यहाँ पे क्या होने वाला है। वो पूरी कोशिश करेंगे ये आगे होने वाली चीज़ों को रोकने के लिए। हाँ मुझे भी पता है। ठीक है फिर रेडी हो? मैं रेडी हूँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हल्की सी स्माइल करते हैं और फिर दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं। रिया कहती है अपने पापा को, पापा यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, आप जाइए, मुझे अच्छे से पता है कि आगे क्या होगा और हमें क्या करनी है। उसके पापा उसको समझाते हुए कहते हैं, बेटा पर कुछ नहीं पापा, आप जाइए। अनाया की मम्मी जब कमरे में जाती हैं तो देखती हैं आकृति अनाया को लेटाकर चादर उड़ा रही थी और अनाया एक टक आकृति को देखे जा रही थी। अनाया की मम्मी जब ये देखती हैं तो कहती हैं, क्या हुआ बेटा? कुछ कुछ नहीं मम्मी। ठीक हो? हाँ हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ, ये लो हल्दी वाले दूध पी लो। मम्मी आपको पता है ना मुझे ये हल्दी वाला दूध पसंद नहीं है, ये स्मेल आती है। पर बेटा आपको चोट लगी है ना, हल्दी वाले दूध आपकी सेहत के लिए सही होगी, आप पी लो। तो अनया कहती है, मम्मी आप सादा दूध दे दो ना, मुझे ये नहीं पीनी। अनया की मम्मी उसको समझाती हैं, बेटा ये तुम्हारे लिए है, हल्दी काफ़ी अच्छी होती है सेहत के लिए, जब कहीं दर्द हो चोट लग जाए तो हल्दी अच्छी होती है। अनया कहती है, मम्मी मुझे नहीं पीनी, अच्छी नहीं लगती। आकृति देखती है और कहती है, मम्मी आप मुझे दे दीजिए, मैं इनको पिला दूँगी। अनया अनया की मम्मी देखते हैं अरे आकृति को। अनया कहती है, मुझे नहीं पीनी। आकृति कुछ नहीं कहती। अनया की मम्मी उसके हाथों में गिलास देती है और उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा ये बहुत ज़िद्दी है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं पिला दूँगी, आप जाइए। अनया की मम्मी कमरे से बाहर निकलती हैं, लेकिन एक बार पलट कर पीछे देखती हैं। उनके आँखों में गिल्ट साफ नज़र आ रहा था, अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि आकृति के लिए, क्योंकि जो आगे होने वाला था
वो क्या होने वाला था आगे? और क्यों अनाया की मम्मी की आंखों में गिल्ट था? क्या ये लोग क्या करना चाहते हैं? अनाया की दादी ने अनाया के दूध के गिलास में क्या मिक्स किया था और क्यों मिक्स किया था? जानेंगे सब अगले पार्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारी ये स्टोरी संगम दो दिलों की एक नए पड़ाव पर।